हेलो गुड इवनिंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार चल रही होगी। यार बहुत से बच्चों के या स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर वन को समझना है सही से, कैसे पेपर वन को किया जाता है, कितनी यूनिट से है, क्या है, एक तरीका है पूरा। या कुल लब्बो लुआब ये है, आप लोगों का जो मैसेजों का जो कमेंट्स का जो सार निकल के आ रहा है ना, वो है कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। अब बहुत से बच्चे करना चाहते हैं पर पता नहीं ये एग्जाम क्या है। और ये बहुत ही शानदार डाउट है जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में उतरने से पहले, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उस लक्ष्य के विषय में पता होना चाहिए। और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पे बात करेंगे, साथ ही साथ सबसे पहले बात करेंगे अभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का एग्जाम आने वाला है कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार आदेश पाठशाला पर आए तो सबसे पहले आप आदेश पाठशाला को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और जून 2026 का सोच रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं राधेश्याम केवट अपने इसी राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर बेच उदय पथ 1.0 के माध्यम से कंप्लीट पेपर वन यूट्यूब पर ही फ्री पढ़ा रहा हूं, जिसकी अभी तक हम 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग लगभग बहुत जल्दी पूरा सिलेबस हम कंप्लीट भी करेंगे। नोट्स कहां मिलेंगे सभी आपको? नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक कहां मिलेगी? सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में चैनल की डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो पढ़ना चाहते तो आप बिल्कुल निश्चिंत पढ़ सकते हैं। ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं ये लेकर आया हूं जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 या भविष्य में देना तो चाहते हैं, परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वह किसी बड़े शहर में जाकर ऑफलाइन कोर्सेस नहीं ले सकते, महंगे महंगे ऑनलाइन कोर्सेज भी नहीं ले सकते। यूजीसी नेट पेपर वन के भी काफी महंगे महंगे कोर्स आते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी रीजन से। तो मैं राधेश्याम केवट अपने इसी राधेश पाठशाला पे और ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। लगभग 55 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं पेपर वन की, इतनी और होना भी बाकी है। तो देर मत करना, पढ़ना चाहते तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर चले जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास देखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, तो अभी आते हैं हम आज के अपने इस छोटे से सेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 या भविष्य में यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर देने की सोच रहे हैं। तो देखिए, दिसंबर का जो सेशन का जो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन कब आएगा। किस चीज की बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, अमूमन यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है ये वर्ष में 2 बार होता है, 1 ईयर 2 टाइम्स। एक ही क्लास में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा, अंतिम लास्ट तक देखना ताकि कोई भी डाउट आपका क्लियर रहेगा ही नहीं। 1 ईयर 2 टाइम। वह 2 सेशन कब होते हैं? पहला सेशन होता है जून में, जो अभी हो चुका है, जून के मंथ की किसी डेट में भी हो सकता है। एक सेशन होता है आपका दिसंबर में, यानी कि हर 6 मंथ में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कौन कराता है? एक हमारी हायर एजुकेशनल बॉडी होती है जो सभी शिक्षा से संबंधित मानक तय करती है, यूजीसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह कराती है एनटीए के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपका एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, यूजीसी नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी सॉरी, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं अभी दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी हम बात करेंगे दिसंबर नोटिफिकेशन के ऊपर। कि सर दिसंबर नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट सीएसआईआर का नोटिफिकेशन आ चुका है दिसंबर एग्जाम के लिए, और अमूमन यह रहता है कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। आज लगभग 29 सितंबर है, मे बी या तो आज आ सकता है, कल आ सकता है, या बहुत ज्यादा आपके पास 1 वीक के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। इसलिए अवेयर रहना थोड़ा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आ ही सकता है। क्लियर? तो ये थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात आप सबके लिए। अब हम बात करेंगे मेन हमारे इस एग्जाम की,
कि नोटिफिकेशन आने के बाद क्या होगा। देखिए, नोटिफिकेशन मान के चलिए अगर सितंबर में आ गया है या जब भी डेट आती है, नोटिफिकेशन आने की डेट से 1 मंथ तक आपकी रहती है फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस। फॉर्म आप जो लिख, ये इंफॉर्मेशन ऐसी आप लिख भी सकते हैं नोट्स में, कोई इशू नहीं है, आप लिख के रखिए, कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखिए, 1 महीने तक चलेगी आपकी पूरी की पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस। जैसे सितंबर में भी आए तो अक्टूबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चलती है। क्लियर। फिर अगर मान ली सितंबर दिसंबर में एग्जाम हुआ, उसमें फिर प्लस इसमें फॉर्म फिलिंग, फिर आपको 10-15 दिन या 5-6 दिन फॉर्म करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म करेक्शन वगैरह, फिर वो अलग 1 महीने से ऊपर की प्रोसेस चल जाती है। चलिए, फिर एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आपको यूजीसी या नेट एक स्लिप दी जाती है, एक सिटी सेंटर स्लिप जिसे कहते हैं, सिटी सेंटर स्लिप। ये क्या होती है, आपका सेंटर किस शहर में आया है। मान के चलिए आपने 4 शहर भरे, जैसे कि मैं एमपी से हूं, मैंने 4 शहर डाल दिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और सागर, कोई सा भी एक और 4 शहर मैंने डाल दिए। मुझे यूजीसी कोई सा भी इन 4 में से एक सेंटर दे सकती है। ये 10 से 15 दिन पहले इसलिए दिया जाता है ताकि आपको समय मिल जाए, आप रिजर्वेशन कर ले। आप जाने का दी, आप इन मुख्य महानगरों से नहीं है, आप किसी दूर दराज क्षेत्र से रहते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो आप रिजर्वेशन के माध्यम से आपके कोई साधन के तरीके से आप समय पर उस दिन पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी आपके एग्जाम वाले दिन आपको पता चल जाएगा, सिटी सेंटर से पता चल जाएगी। अब डेट, किस डेट को एग्जाम होगा, ये एग्जाम से आपको लगभग 3 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आता है। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा किसी भी डेट फॉर्म फिलिंग के बाद में, इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें आपका एग्जाम शेड्यूल्ड रहता है। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल रहेगा वाया सब्जेक्ट वाइज, कह लीजिए इसको ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूजीसी कितने सब्जेक्ट में कराता है, 84 सब्जेक्ट में अभी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और 84 सब्जेक्ट की आपके लिए पूरी की पूरी एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि इस डेट का एग्जाम कौन सी, साथ ही शिफ्ट भी बता दी जाती है। इसी शेड्यूल में आपको शिफ्ट भी बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम है, आपकी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो किस शिफ्ट में होगा। तो ये अभी नोटिफिकेशन से आपकी प्रोसेस रहेगी, फॉर्म फिलिंग होगा, फिर आपके पास शेड्यूल्ड आ जाएगा एग्जाम का, सिटी सेंटर सिर्फ पता चल जाएगी, और फिर आपका लास्ट में एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ उस शहर के अंदर, ये आपको इसमें पता चलेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये थी नोटिफिकेशन की प्रोसेस, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब पूरा का पूरा हम यूजीसी नेट जेआरएफ को समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, कौन कौन सी कैटेगरीज में यह रिजल्ट हमको प्रोवाइड कराती है यूजीसी, उससे बेनिफिट क्या होगा, कैसे उसका कार्य करेंगे, उन सब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहती है, वो सब के सब आज अपनी एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। बहुत बच्चों का डाउट होता है, इस क्लास को देखने के बाद अभी तक जो अपडेट यूजीसी लेकर आई है, एक भी डाउट नहीं रहने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। बस अंतिम तक इस चीज को देखना और समझना और नोट कर लेना। ये नोट करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई ऐसी नोट करने वाली खास बात इसमें है नहीं। फिर भी पर आपको ये तो पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं होता कि यूजीसी कितनी बार एग्जाम लेती है। यूजीसी 2 बार एग्जाम लेती है, जून में लेती है, दिसंबर में लेती है। क्लियर। कभी कभी डिले हो सकता है, ऐसा नहीं, अब जैसे कि अभी दिसंबर 2024 वाला जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसका दिसंबर में होना था पर जनवरी में स्टार्ट हुए थे एग्जाम, थोड़ा ऊपर नीचे समय होता रहता। ठीक है, तो उसको ज्यादा अपन ध्यान नहीं देंगे। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए, अब हम बताएं एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम पैटर्न के बाद समझने के बाद हम सीधे के सीधे आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एग्जाम पैटर्न में हम सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है, मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है। क्या करने वाले, अभी हम समझेंगे आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न ये जरूर आप नोट करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक में उठा लीजिए पेन कॉपी और जल्दी से इसको लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उसका प्रारूप आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे होंगे, हिस्ट्री वाले भी, इन्होंने भी पढ़ा होगा, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, कितना समय लगा संविधान को, ये अलग चर्चा नहीं करूंगा, मैं भी जाऊंगा नहीं ज्यादा। तो संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, यानी प्रारूप।
हर एग्जाम का अपना एक प्रारूप होता है, एक ड्राफ्ट होता है। उस ड्राफ्ट को समझना ही आपकी सबसे पहली सीढ़ी होती है। यूजीसी नेट एग्जाम जब तक आपको पता नहीं होगा क्या है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस, बहुत बच्चों को डाउट होते हैं, बहुत बच्चे मिसगाइड होते हैं, क्योंकि नॉर्मल एग्जामों की तरह एग्जाम है नहीं है कि आप जाएंगे फॉर्म भरेंगे एग्जाम देंगे खत्म। यहाँ अलग अलग चीजों में इन्होंने डिवाइड किए हैं सारी सारी कैटेगरीज को, सारी की सारी जो प्रोसेस प्रक्रिया उन सबको इन्होंने क्या किया है, अलग अलग श्रेणी में अलग अलग भागों में इन्होंने इसको बांट के रखा हुआ है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में कि ये पैटर्न का प्रारूप क्या है। आपका जो एग्जाम है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। साथ ही यहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ये आपके लिए एक बेनिफिशियरी कह लीजिए आप इसको, या एक आपको एडवांटेज यहां पे मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट है आपके इस एग्जाम में कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। ये नोट कर लीजिए आप, बहुत से बच्चों को पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है एग्जाम में। तो अभी तक तो जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु भविष्य में हो सकती है तो कोई गारंटी नहीं कह सकते, क्योंकि अब चीजें इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम ये पॉपुलर हो चुका, पहले इतना पॉपुलर नहीं था। जब से फेलोशिप की अमाउंट बढ़ाई गई है तो बहुत से बच्चे वो फेलोशिप देखकर ही कूद पड़ते हैं। क्यों? पैसा, पैसा बोलता है बाबू, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आपको? नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। और किस फॉर्मेट में कराया जाता है ये होता है आपका सीबीटी के फॉर्म में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है ये पूरा। आपको इसमें ओएमआर सीट नहीं मिलती, आप जाएंगे सेंटर पर आपको कंप्यूटर डेस्क मिलेगी, वहां आपको ये एग्जाम देना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसलिए अपनी प्रैक्टिस ऐसी करना अभी से, स्क्रीन पे पढ़ने की कोशिश करना अभी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और क्या है सर इसमें, समझ में आ गया? अभी हम बताएंगे एग्जाम बताएंगे। अब देखिए टोटल ये जो पेपर होता है आपका, एक से करते हैं ना, हाँ, ये होता है आपका 300 मार्क्स का, 300, 300 नंबर का ये पेपर होता है आपका। क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें? क्वेश्चंस आते हैं इसमें 150। तो इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न कितने, एक प्रश्न का कितना नंबर मिलेगा आपको? हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके टोटल हो गए 300 नंबर का ये पेपर रहता है। एक टोटल ये पूरा पेपर कितने का रहता है यूजीसी नेट का? ये रहता है आपका पूरा का पूरा 300 नंबर का पेपर। अब थोड़ी सी इसमें हम एक एक करके अभी इसको अलग अलग तरीके से अभी समझ लेते हैं हम। क्लियर? इतना नोट कीजिए आप जल्दी फटाक से, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो समझिए। देखिए आपके इस एग्जाम में होते हैं 2 पेपर। एक होता है पेपर 1, ये रहता है जनरल पेपर। ये 84 सब्जेक्ट में कोई भी विद्यार्थी हो सबका ये पेपर सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होता। ये कितने नंबर का रहता है? पेपर 1 रहता है आपका 50 नंबर का, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए 50 के? 100। तो पेपर 1 कितने कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर आता है आपका पेपर 2 सर, पेपर 2। पेपर 2 रहता है आपका जो मेन सब्जेक्ट है, आपने ए में जिस सब्जेक्ट में किया है, और अभी जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अभी तो चेंजेस हो गए जब से 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ है हमारे एनईपी 2020 के बाद से, 2020 के बाद से। ये आपका जैसे कि आपका किसी का होगा पॉलिटिकल साइंस, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस थी, किसी का होगा इकोनॉमी, किसी का होगा हिंदी, एक्स वाई जेड 84 सब्जेक्ट अभी हैं वर्तमान में। तो इसमें आपके रहते हैं 100 क्वेश्चंस। कितने? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के कितने 2 प्लस से करेंगे तो इसको मिलेंगे आपके 200 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 200, 100 प्लस मिलकर हो गया आपके पास 300 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर रहता है।
अब बात करते हैं इसमें समय कितना मिलता है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो समय जो सीमा रहती है इसमें, समय या टाइम कह लीजिए आप इसको, समय इसमें मिलता है आपको 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता। अब ये 3 घंटे के बीच में आपके 2 पेपर आपको करना है, 3 घंटे 150 क्वेश्चन। देखिए माइक तो नहीं निकल गया अपना, माइक टपक गया, ऐसा लगता है अपन को। आ जाइएगा, चलिए 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपके पास 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर लेकर आना है इसमें। कट ऑफ वगैरह बाद में चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट बाइट सबके कट ऑफ अलग अलग आते हैं। पेपर 1 जनरल रहता है, ये कॉमन पेपर है, सबका एक ही पेपर रहता है, क्वेश्चन अलग अलग आते हैं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में 3 4 5 6 दिन में भी ये पूरे पूरे एग्जाम कराए जाते हैं, ठीक है। पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट का रहता है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। अब ये दोनों पेपर के लिए ऐसा नहीं कि पेपर 1 करा लेंगे फिर 1 2 घंटे ब्रेक देके ये कराएंगे, नहीं, एक ही बार में 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करना है। क्लियर, 3 घंटे 150 क्वेश्चन हल करना है, कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, लगातार आपको करना है। आप जैसे चाहे पहले पेपर 2 उठा के पढ़ लीजिए या पहले पेपर 1 को सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी, आप कैसे करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। फिर इसके बाद अब हम आएंगे एज लिमिट के ऊपर बात करें। अच्छा एक चीज और बता देते हैं ना यहीं पर ही। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें यूनिट से कितनी होती है, कितना होता है, तो देखिए दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिटें आपको मिलेंगी, जब आप पढ़ोगे 10-10 यूनिटें मिलेंगी, प्रत्येक यूनिट से लगभग हम मान के चलते हैं 5 क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में तो लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो है फिक्स 5-5 6-6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसी से 5 पूछ लेंगे, किसी से कभी 6 पूछ लेते हैं। एवरेज निकालोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके जो मेन सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट का किसी यूनिट से कम आते हैं, किसी यूनिट से 10-10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से 5-5 क्वेश्चन पर यूनिट आएंगे, पर आप लगभग इतना एवरेज हम लेके चलते कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। सॉरी यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन का रहता है ना, ये 100 क्वेश्चन है तो यहाँ से तो 5, यहाँ से 10-10 15-15 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलिए तो ये एक छोटी सी चीज थी और मैंने आपको इसमें ऐड करके बता दिए, ये नोट कीजिए। अब हम इसके बाद चलेंगे सीधे की सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ आप सबके लिए। अभी हाल ही में यूजीसी मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है 10 मिनट की, उस वीडियो को मैं फिर से इसमें ऐड कर देता हूँ, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी यूजीसी ने हाल ही 3-4 दिन पहले कुछ चेंजेस किए हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कुछ नॉर्मल सी चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस को हम समझ लेते हैं, क्या क्या यूजीसी ने वो चेंजेस किए हैं, उन सबको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए एग्जाम पैटर्न के बाद अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे विद्यार्थी तक पहुंचा देना अपने चैनल को जो दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं पर ऑफलाइन या पेड कोर्स नहीं कर सकते, उन सबके लिए ये पेपर वर्क फ्री मेरी तरफ से। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसके, देखिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया की मैं बात करूं आपको, तो यूजीसी की तरफ से आप पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर की आपके पास डिग्री चाहिए। क्लियर, मास्टर की डिग्री होना चाहिए तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ये पहले से ही है और ये अभी भी है, ऐसा नहीं है अभी चेंज हो गया तो अभी भी नहीं, पहले पहले भी था अभी भी था, ठीक है। इसके लिए आपको जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे आएंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको यह एग्जाम 55% से पास करना पड़ेगा, उनकी जो डिग्री की जो परसेंटेज आएगी पूरी वो 55% होना चाहिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी अदर जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए है 50%, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है, ये आप इसमें अच्छे से याद करके आप रखेंगे।
क्लियर। पहले क्या था, इसमें चेंजेस क्या किया है अभी। पहले हुआ था कि जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर होता था पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो रनिंग में चल रहा होता था, उसमें आप ये एग्जाम दे सकते थे। पर अभी क्या कर दिया, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी यह एग्जाम आप दे सकते हैं। ये सुविधा यूजीसी ने आपको दे दी इस बार से। बट एक कंडीशन दी है आपको, आप एग्जाम तो दे सकते हैं, पर एग्जाम देने के बाद आपको अगले 2 वर्षों में आपको आपकी जो पीजी या मास्टर है, डिग्री है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में आपको आपकी पीजी या मास्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर में और जो चाहते हैं हम यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। पर आपको एग्जाम देने के 2 साल तक, 2 साल के अंदर अंदर आपको आपका पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी ये जो मान्यता है, जो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था माफी चाहूंगा, ये तो था आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का करियर। समझ में आ गया। अब आपके पास एक और चलता है अभी, एक न्यू जो नवीनतम जो कोर्स आने लगे पिछले 2 वर्षों से, 4 ईयर का जो हमारे पास इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं, 4 ईयर के जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जो 4 साल के भी जो कोर्स करते हैं, ये भी एग्जाम दे सकते हैं। परंतु मैं क्या कह रहा हूं, परंतु ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आप जेआरएफ ले सकते हो, फेलोशिप ले सकते हो, आप पीएचडी भी कर सकते हो, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, आपको पीजी करना पड़ेगा, फिर आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, बता देता हूं। इसमें आपको जनरल कैटेगरी में 75% से आपके पास डिग्री होना चाहिए, और वहीं अदर्स की जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, इसमें आपको चाहिए 70%। यानी जो जनरल कैटेगरीज हैं वो उनको 75% से ये पास होना चाहिए। जो अदर रिजर्व कैटेगरी उनको 70% में आपको ये 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप इसमें जेआरएफ कर सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं जेआरएफ की पीएचडी करने के लिए, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते, ये इसमें 4 ईयर में। बाकी पीजी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, इसमें इनके लिए कोई भी मना नहीं है। ये नोट कीजिए, आपके पास बहुत इंफॉर्मेट जो अभी अपडेट हुआ है हाल ही में, इसको जो अपडेट करके नवीनतम अपडेशन के साथ मैंने आपको पूरी की पूरी करंट की जो अपडेट बता दी। आज की डेट में यही पैटर्न इसमें चल रहा है। अब हम बात करेंगे जेआरएफ और पीएचडी किस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, किन कैटेगरी में हमारा रिजल्ट घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए। बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है आज की, और आपके सारे डाउट्स मैं आशा करता हूं समाप्त तो हो ही जाएंगे। मुझे कमेंट करके बता देना आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए नहीं। अब भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं फिर से हम चर्चाएं करेंगे, लाइव सेशन ले लेंगे हम निश्चित तरीके से। हम बहुत जल्दी लाइव सेशन लेने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए। अब हम बात करेंगे हमसे कि हमारा जो रिजल्ट है ये कितनी कैटेगरीज में हमको दिया जाता है। ठीक है, देखिए हमारा रिजल्ट आता है 3 कैटेगरी में। आपका जो हमारा जो रिजल्ट है ये कितनी कैटेगरी में हमको शो किया जाता है, ये आता है 3 कैटेगरीज में। जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लेना, बहुत बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे। पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका फुल फॉर्म है जेआरएफ का। सेकंड आप कह लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट। थर्ड होती है पीएचडी ओनली। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिनमें हमारा रिजल्ट जो है हमको दिया जाता है यूजीसी की तरफ से। देखिए अब बात करते हैं कैसे। ये समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ जगह पर आपको एज लिमिट दी गई है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है। इसकी वैलिडिटी रहती है
3 इयर्स, यानी कि आपको 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अन्यथा ये इसकी जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी, फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। सेकंड बात करते हैं, जेआरएफ करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं, ठीक है। फेलोशिप पे किसी अलग किसी छोटी क्लास में मैं निकाल दूंगा कितनी फेलोशिप मिलती है। 2 साल के बाद ये एसआरएफ में कन्वर्ट होती है, फिर फेलोशिप बढ़ती है। पर मंथ मिलती है आपको, ठीक है, लगभग 47,000 के आसपास मिलती है। 5 से 6,000 रुपए आपको एचआरए मिल जाता है, जो अलग अलग सिटी के हिसाब से रहता है, ठीक है। जेआरएफ कर सकते हैं, नेट या आप इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी आप दे सकते हैं, और पीएचडी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए तो हमको फेलोशिप दी जाती है। इसके लिए क्या है ना, कुछ एज लिमिट का क्राइटेरिया तय किया है इन्होंने। सिर्फ एक इस सर्टिफिकेट के लिए यूजीसी ने एज लिमिट तय की हुई है, और वह एज लिमिट क्या है अच्छे से समझ लेना, फिर गड़बड़ मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सबको जेआरएफ मिलेगी, तो जेआरएफ सबको नहीं मिलती। जनरल कैटेगरी से जो जनरल कैटेगरीज में जो 30 साल के हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी जो क्वालिफाई करते हैं। और अदर कैटेगरीज की मैं बात करूं इसमें, तो अदर कैटेगरीज में मात्र जो 35 ईयर है, इससे ऊपर किसी को जेआरएफ नहीं मिलेगी। जो 35 के अंडर आते हैं उनको जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी, जो 35 से ऊपर है उनको जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी। अच्छे से देख लेना, 5 साल तक आपको जेआरएफ मिलता है। कितने साल तक मिलता है प्रिय विद्यार्थियों? 5 साल तक मिलता है। पर मंथ आपको 2 साल तक मिलेगा जेआरएफ। 2 साल के बाद आप जेआरएफ से प्रमोट हो जाते हो एसआरएफ में। एसआरएफ में फिर आपकी फेलोशिप यहाँ पे थोड़ी और बढ़ाई दी जाती है। जैसे अभी 37,000 कुछ मिलता है आपको जेआरएफ में, फिर ये 42,000 लगभग पहुंच जाती है। हाउस अलाउंस मतलब वो 45-50 हजार तक आपका पहुंच जाता है 2 साल के बाद एसआरएफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी सेकंड कैटेगरी में। आपको जो जब रिजल्ट आएगा ना, वो इन्हीं 3 कैटेगरी में शो किया जाएगा। या तो आप जेआरएफ होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, तीनों में होंगे, या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में होंगे, या सिर्फ पीएचडी ओनली में होंगे। अब जिसका जेआरएफ लिखा आ गया उसकी बल्ले बल्ले है, और आपको भी इससे नीचे कुछ सोचना नहीं है अगर आप इस एज लिमिट और इस कैटेगरीज के अंदर में आते हैं तो। अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की। देखिए, जिसका नेट सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वह व्यक्ति सबसे पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेकंड, वह व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, बट फेलोशिप उसको नहीं मिलेगी। फेलोशिप नहीं मिलेगी। एक फेलोशिप और मिलते भी बता दूंगा मैं। फिर आता है आपका पीएचडी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी ही कर सकते हैं। इसकी वैलिडेशन कितना था जेआरएफ का? 3 साल के लिए। इसका वैलिडेशन कितना है? वैलिडिटी है ना, लाइफ टाइम। कभी भी आप पीएचडी कर सकते हो यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले के एग्जाम की, ठीक है। इसकी रहती है वैलिडिटी ओनली 1 ईयर, बस सिर्फ 1 साल। यदि आपका पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट होता है तो आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा इस सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगी। नेट अनलिमिटेड रहता है, जेआरएफ का 3 साल के लिए रहता है। देखिए, आपको एक फेलोशिप और मिलती है यहाँ पे, नेशनल फेलोशिप। नेशनल फेलोशिप ये यूजीसी नहीं देती, ये केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है आपको। ये जनरल को नहीं मिलती, जनरल को नेशनल फेलोशिप नहीं मिलती। ये पीएचडी करने के लिए मिलती, लगभग अमाउंट सेम ही होता है, ठीक है। इस फेलोशिप के अकॉर्डिंग नेशनल फेलोशिप ओबीसी, इसी प्रकार एससी, एसटी वगैरह वगैरह जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी होती है, सब में ये नेशनल फेलोशिप भी मिलती है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म फिल करते टाइम आप ये तो भरोगे, साथ ही वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेशनल फेलोशिप का, उस पर टिक कर देना। हो सकता है आपको इस कट ऑफ में नहीं आते, अगर इससे थोड़ा इस कट ऑफ में आ गए तो ये वाली फेलोशिप तो मिल ही जाएगी कम से कम, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बच्चों के मैक्सिमम डाउट होते हैं, मैक्सिमम डाउट इस क्लास में समाप्त हो जाएंगे। तो राधेश पाठशाला के साथ जुड़ते रहिए, आप सबका प्यार मुझे देते रहिए। मिलते हैं फिर किसी अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ। और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं पूरा कंप्लीट,
तो ज्वाइन कीजिए राधेश पाठशाला बैच उदयपद 1.0। सभी की सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी है, कंप्लीट बैच उदयपद की प्लेलिस्ट बनी है, जाइए देखिए और टेलीग्राम चैनल से नोट डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को।